साथियों आज 22 फरवरी 2024 और आज एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर था और 22 फरवरी के पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज के इस क्लास में आज पूछे गए पहले शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं पहले शिफ्ट में, वो तो मिला लीजिए कि आपने जो सेंटर में आंसर किया वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है, साथियों आप लोगों के लिए रामबाण क्लास है, क्योंकि हर दिन डेली हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन जो आज पूछे गए हैं पहले शिफ्ट में। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा, क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। अपने से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारी क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। और साथियों आप लोग जो है ना, आपका पेपर कब है और किस दिन में है, ये आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो भाई फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। फुटबॉल में भी 11 होता है, क्रिकेट में भी 11 होता है, याद रखना, ठीक है। क्रिकेट में भी 11 होता है और साथियों हॉकी में भी 11 होता है, ठीक है। तो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है। तो भाई 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम लिंगानुपात तो हरियाणा राज्य का है। लेकिन अगर हरियाणा आपके ऑप्शन में नहीं था तो और अगर राजस्थान ऑप्शन में था तो फिर आपका राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाता। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हरियाणा ऑप्शन में था या राजस्थान था, ठीक है। तो अगर हरियाणा ऑप्शन था तो हरियाणा तो होता ही है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम लिंगानुपात तो हरियाणा का ही है। लेकिन अगर हरियाणा नहीं था तो राजस्थान होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है। कितनी बार मैंने पढ़ा है यार, हजारों बार पढ़ा है। अभी तो कुछ ही दिनों पहले 2.0 में आपको सारा टॉपिक कंप्लीट करा दिया। ये सारा टॉपिक जो पूछा जा रहा है उसमें मैंने कई बार ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। तो देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भारतनाट्यम से है, तो साथियों भारतनाट्यम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो पंडित रविशंकर फिर से पूछा है, पहले भी पूछा था फिर रिपीट हुआ है। तो पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता सितार वादन से। ये वाद्य यंत्र उनके वादक, ये भी टॉपिक मैंने 2.0 में कराया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, साइमन कमीशन कब भारत आया था। बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन है। साथियों साइमन कमीशन कब भारत आया था, 3 फरवरी 1928 को आया था। तो इसका करेक्ट आंसर 1928 हो जाता। इतिहास के तो बहुत सारे मैराथन क्लासेस मैंने करवाए हैं 2.0 में, तो देखिएगा 1928 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन पूछा था, अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। आप देखिए अंजुम चोपड़ा जो है ना साथियों, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है। ये तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कैप्टन भी थी ना अंजुम चोपड़ा। तो याद रखिए इसका संबंध हो जाता क्रिकेट से, ठीक है। देखिए भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कैप्टन है कौन, अंजुम चोपड़ा, ठीक है। तो क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था, पहले महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो भाई महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 में जो कि पहला ही दिया गया था, ये किसको दिया गया है भाई, तो रतन टाटा को। तो क्या आंसर हो जाता है यहाँ आपका, उद्योगपति रतन टाटा। तो रतन टाटा यहाँ इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन ये आपसे पूछा था कि हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए हड़प्पा जो है ना, ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो भाई रावी नदी के तट पर, ठीक है। रावी नदी के तट पर, रावी नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता आपका। हड़प्पा की बात करें, अगर आपसे पूछे आने वाले शिफ्टों में कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो याद रखना 1921 में। और किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, वाष्प से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए वाष्प से ठोस में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। साइंस का ये एक क्वेश्चन देखने को मिला था जिसका राइट आंसर आपका ऊर्ध्वपातन हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, राधा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है। देखिए राधा श्रीधर का संबंध किस नृत्य से है, यह आपसे पूछा था। तो राधा श्रीधर की बात करें तो ये भी भारतनाट्यम की ही नृत्यांगना है। तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता भारतनाट्यम। देखिए राधा श्रीधर को भारतनाट्यम में उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है, याद रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछे राधा श्रीधर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था भारतनाट्यम के क्षेत्र में, तो भाई 2018 में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए आगे एक क्वेश्चन था, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब देखिए कथक ये नहीं पूछा था कि किस राज्य का है, आपसे पूछा था कथक क्या है। तो भाई कथक तो शास्त्रीय नृत्य है। तो नृत्य आपको ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। लोकगीत, नृत्य ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए थे। तो लोकगीत तो नहीं होता, इसका नृत्य हो जाता, शास्त्रीय नृत्य है ना ये उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का। तो नृत्य करेक्ट आंसर हो जाता है ना। आगे देखिए क्वेश्चन था, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 कहां पर आयोजित हुआ था। तो साथियों फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 जो है ये इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुआ था। तो इंडोनेशिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। ये पहले पेरू में आयोजित होने वाला था लेकिन उसको रद्द करके इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, है ना। मैंने उस टाइम करंट अफेयर्स में पढ़ाया था आपको। तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता इंडोनेशिया, ठीक है। आगे देखिएगा,
सुप्रीम कोर्ट इनमें से कौन सी रीट नहीं जारी करता है? अब ये क्वेश्चन जो है ना साथियों आपका बाय ऑप्शन बनने वाला था, हालांकि इस क्वेश्चन का ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है। अगर आप लोगों को ऑप्शन याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वही रिप्लाई कर दूंगा आंसर। आगे एक क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्य से, एक क्वेश्चन था ये कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 51A का खंड ए में। देखिए हमारे पास या हमको कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11 में से सबसे पहला यही है आपका, ठीक है, अनुच्छेद 51A का ए, ठीक है, जिसमें यह बताया गया है कि संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना। ठीक है, तो आपसे पूछा था राष्ट्रध्वज का सम्मान करना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A का खंड ए में, ठीक है, जो कि साथियों फंडामेंटल ड्यूटीज है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है दुर्भावना का विलोम शब्द क्या होता है? तो दुर्भावना का नहीं, शायद सौभाग्य का पूछा था। फिर देख लीजिए दुर्भावना का विलोम शब्द सद्भावना होता है, याद रखना। एक कर्कश का पूछा था आपसे कि कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? मधुर होता है ना। कर्कश का विलोम शब्द पूछा था, बड़ा ही सिंपल है, क्या होता है भाई? कर्कश का विलोम शब्द तो मधुर होता है। आगे देखिए क्वेश्चन सौभाग्य का पूछा था आपसे कि सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो दुर्भाग्य होता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें पेपर बिल्कुल सरल आ रहा है साथियों, ऐसी कोई बात नहीं। जो पढ़े हुए हैं ना उनके लिए बिल्कुल सरल है, और जो पढ़ते नहीं है ना उनके लिए तो सरल भी हार्ड लगता है। बताओ सही बात है ना? जो नहीं पढ़ता उसके लिए सरल भी हार्ड लगेगा, और जो पढ़ता है उसके लिए सरल है। चलिए आगे देखिएगा, आगे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे? तो भाई टीपू सुल्तान की बात करें जो कि हैदर अली के बेटे थे। कौन? हैदर अली, ठीक है, हैदर अली के बेटे थे ये टीपू सुल्तान। और ये मैसूर के शासक कब बने थे? तो 10 दिसंबर 1782 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 ईस्वी में। याद रखना, इतिहास के बहुत सारे मैराथन क्लास मैंने लिए हैं 2.0 में, वहां पर जाओगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। देखो करेक्ट आंसर हो जाता आपका 1782। आगे देखिए क्वेश्चन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? अब देखिए द्वितीय पूछे, पहला पूछे या तृतीय पूछे, 3 गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ था लंदन में, ठीक है। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रेमसे मैकडोनाल्ड। तो रेमसे मैकडोनाल्ड यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। और याद रखना इन तीनों में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। और महात्मा गांधी जी ने किसमें भाग लिया था? तो 1931 वाले में, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ये सब पूछा जाएगा आपसे आगे, अभी लंबा समय है क्योंकि अभी ज्यादा दिन तक आपका पेपर चलेगा। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों देखना, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो करेक्ट आंसर आएगा भाई राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाता। आगे क्वेश्चन ये था आर्य समाज की स्थापना कहां हुई थी? देखिए आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी 1875 में। और किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने की थी? तो भाई दयानंद, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। तो यहां का करेक्ट आंसर बॉम्बे हो जाता। पूछा था कहां हुई थी। एक क्वेश्चन था भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन जी को। MS स्वामीनाथन जिन्होंने 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत की थी भारत में। एक चीज और याद रखना, ये जो MS स्वामीनाथन है अभी इनको 2024 का भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, उसमें से ये एक है MS स्वामीनाथन जी, याद रखना। साथियों एक गद्दान सबका हिंदी में 5 नंबर का बिल्कुल सिंपल पूछा था, इजी, और ये पर्यावरण से संबंधित था, ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड आपका एक गद्दान पूछा था आपसे। आगे देखिए एक मुहावरा आपसे ये पूछा था कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो भाई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस मुहावरे का अर्थ होता है सीमित अवधि के लिए आया अच्छा समय, यानी कुछ समय के लिए आपका अच्छा दिन आया फिर वही बुरा दिन शुरू हो गया, यही इस मुहावरे का अर्थ होता है। आगे क्वेश्चन आपसे ये पूछा था अंग अंग टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों अंग अंग टूटना इस मुहावरे का अर्थ होता है शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना, ठीक है, शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना। मैथ की बात करें तो मैथ ठीक ठाक आ रहा है, 15 क्वेश्चन आप लोग 15 से 17 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, एडवांस ज्यादा आपसे नहीं पूछा जा रहा है। रीजनिंग में 18 से 20 क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में भी 18 क्वेश्चन आप लोग कर ही सकते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन। लेकिन जीएस में आप जीएस देखो, जीएस कितने भी सरल पूछे ना साथियों, जीएस में आप 20 में 20 कभी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जीएस में जो है ना आप 15 प्लस स्कोर तो कर ही सकते हो, 15 प्लस, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा है।
15 क्वेश्चन सही आप लोग कर सकते हो। ये साथियों आज के पहले शिफ्ट का पेपर क्वेश्चन थे। देखिए अभी सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा तो मैं करवा दूंगा। और एक चीज बता दें, डेली रात में एक मैराथन क्लास आता है जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से 20 मिनट 22 मिनट में आपको कंप्लीट करा देते हैं। चारों शिफ्ट के पूछे गए हिंदी और जीएस के क्वेश्चन आंसर। तो उस क्लास को आप लोग डेली शाम में रात में 8 बजे देखा करिए, ठीक है। चलिए तो क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। और हमारा जो सेकंड चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0 वहां पर जाइए यार, मैंने सारा टॉपिक करवा दिया है। अब आप लोग पढ़ोगे नहीं तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहे। क्लास को लाइक शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। नए साथी कोई भी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए पेपर देकर आए हैं सेकंड शिफ्ट में, वो तो मिला लीजिए साथियों कि आपने जो सेंटर में क्वेश्चन का आंसर दिया वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों डेली हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आगे अभी लंबा समय तक आपका पेपर चलेगा, तो आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि आज आपसे सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मौर्य वंश के या मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो चलिए तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखिए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो करेक्ट आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। साथियों पहले भी पूछा था, फिर से रिपीट हुआ है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 51 का 1 के अंतर्गत, ठीक है। बात करें यहां मौलिक कर्तव्य की, तो साथियों अगर आपसे पूछे किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भाई रूस के संविधान से लिया गया है इसको। और कौन से में संविधान संशोधन से जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को, तो याद रखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और कितने मौलिक कर्तव्य हैं साथियों, तो 11 याद रखना है सभी को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है ये आपसे पूछा था, तो करेक्ट आंसर क्या होता है, शशिकांत दास। शशिकांत दास जो कि साथियों वर्तमान में अभी कौन है, तो भाई आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। आगे एक क्वेश्चन ये था, देखिए उस बेरोजगारी को क्या कहते हैं जो मंदी के समय उत्पन्न होती है। तो भाई वह बेरोजगारी जो कि मंदी, ठीक है, मंदी के समय, मौसमी मंदी के समय जो है वो उत्पन्न होती है, उसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता चक्रीय बेरोजगारी। आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के कई सारे मुख्य उद्देश्य थे, अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, हालांकि मैंने लिख दिया है। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 2007 तक चली थी, ठीक है, जिस ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था या समय में किया गया था। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, तो देखिए अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य आपका एक तो ये था, और एक लक्ष्य ये भी था कि इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% तक कम करना भी था। और एक इसका लक्ष्य ये भी था कि इसके विकास का लक्ष्य जो है 8% करना था। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिए हुए थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था, आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य इनमें से कौन सा है। अब आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य पूछे, ऑप्शन में ओडिसी दे तो मक्कना, कुचिपुड़ी दे तो कुचिपुड़ी ही होगा, क्योंकि साथियों कुचिपुड़ी जो है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का क्या है, तो भाई एक शास्त्रीय नृत्य है। आगे एक क्वेश्चन ये था कि समय की इकाई क्या होती है। अब देखिए समय का मात्रक क्या होता है, समय को हम किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं ना, सेकंड में मापते हैं। तो क्या आंसर होगा, सेकंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों का साक्षरता दर 82.14% था जो कि आपको दिया हुआ था, और महिलाओं का साक्षरता दर 65.46% था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता 65.46%, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। अब देखिए राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या तो 250 होती है, जो कि कल आपसे पूछा था, और आज पूछ रहा है राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो भाई 238। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 238। आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था। अब ये क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था, आज के सेकंड शिफ्ट में भी पूछा है। तो टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली के बेटे थे, और ये कब शासक बने थे मैसूर के, तो 1782 से लेकर 1799 ईस्वी तक जो है ये मैसूर के शासक यानी राजा थे। आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीती है।
तो देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें 2023 में किस टीम ने जीती है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब ने। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए पंजाब। ठीक है, आगे देखिए एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा था कि टेबल टेनिस में जीरो स्कोर को क्या कहा जाता है। कल ही मैंने कराया था 2.0 में ये आपका टॉपिक खेलों से संबंधित शब्द वाली, तो इसको लब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लब। लब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था हिंदी में कि गुड़ गोबर कर देना। ठीक है, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो साथियों गुड़ गोबर कर देना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो काम बिगाड़ देना। काम बिगाड़ना या तो सब कुछ नष्ट कर देना। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था इससे मिलता जुलता वो आपका करेक्ट हो जाता। साथियों अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एक 5 नंबर का गद्यांश तो आपको साथियों हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, और आज जो सेकंड शिफ्ट में गद्यांश पूछा था वो मनुष्य के जीवन के मूल्य पर आधारित था। ठीक है, जो कि 5 नंबर, तो यहाँ आपको 5 क्वेश्चन आप इजीली सही कर सकते हैं। 5 नंबर यानी 10 नंबर जो है आपको यहाँ इजीली इसी गद्यांश से मिल जाएगा। आगे एक क्वेश्चन पूछा था मुहावरा कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो भाई दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना इस मुहावरे का अर्थ होता है किसी पर निर्भर होकर कार्य करना। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे साथियों, डेली रात में एक क्लास आती है जिसमें डेली के चारों शिफ्टों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, इन चारों शिफ्टों में जो पूछे गए क्वेश्चन आंसर है वो मैं एक ही वीडियो में आपको करवा देता हूं। तो उस क्लास को डेली रात में आप लोग जरूर देखा करिए, आज भी आएगा। आगे एक क्वेश्चन ये था कि बदमाश का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों देखिए बदमाश का विलोम शब्द क्या होगा। मान लेते कोई बदमाश है तो उसके जगह पर क्या होगा, बिल्कुल शरीफ होगा उसका उल्टा, उसका विपरीतार्थक शब्द। तो शरीफ इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बदमाश का विलोम शब्द क्या होता है, तो वह बदमाश का विलोम शब्द होता है साथियों शरीफ। आगे एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा खंडन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी 3 तो खंडन का पर्यायवाची शब्द आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, एक कोई दूसरे का पर्यायवाची शब्द दिया हुआ था, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए मैंने यहां पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिल पाया था, ये क्वेश्चन तो ऑप्शन के अनुसार ही बनता, लेकिन मैंने यहां खंडन के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो लिख दिया है। जैसे कि खंडन का पर्यायवाची शब्द होता है प्रतिवाद, व्यवच्छेद, विरोध, पार्थक्य, विभाजन और अलगाव। ठीक है, ये सभी जो है खंडन के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। इनमें से 3 तो कोई ठीक था, एक कोई दूसरा दिया हुआ था, वो आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था क्षत्रिय का तद्भव शब्द क्या होता है या रूप क्या होता है। तो देखिए क्षत्रिय का तद्भव रूप या तद्भव शब्द क्या होता है, तो भाई क्षत्रिय का खत्री होता है साथियों, याद रखना। क्षत्रिय का तद्भव रूप क्या होता है, तो खत्री होता है। खत्री इस क्वेश्चन के लिए आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये था कि ओठ किसका तद्भव रूप है। तो देखिए ओठ ये किसका तद्भव रूप है, तो साथियों ओठ जो है होठ का ही तद्भव रूप है ना, तो होठ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए ओवरऑल अगर यहां हम देखें ना साथियों, तो मैथ में जो है साथियों आप लोग आसानी से 15 से 18 क्वेश्चन कर सकते हो। रीजनिंग की बात करें तो 18 से 20 क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हो। या हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी 18 से 20 क्वेश्चन आप लोग कर ही सकते हो। और जीएस की बात करें तो 14 से 15 क्वेश्चन जो है आप लोग यहां इजीली कर ही सकते हो। ठीक है, यानी देखिए अगर सबसे अगर इजी देखें तो रीजनिंग और हिंदी आ रहा है। वैसे ओवरऑल सभी क्वेश्चन सभी जो है मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस आपका सब कुछ सरल ही आ रहा है। पिछले बार के मुकाबले अभी इस बार जो है काफी सरल है पेपर, यानी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और एक प्लस पॉइंट आपका ये भी है इस बार कि इस बार जो है केवल 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग है। यानी 8 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो ना, 8 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कटेगा। तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक चीज आपको बता दे, अगर कोई भी क्वेश्चन में जिनका पेपर भी बाकी है उनके लिए बता रहा हूं, देखो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे ना कि यार ये वाला होगा या ये वाला होगा, तो उसको आप चांस लेना, उस पर रिस्क लेकर उसको टिक करके आना। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कम है इस बार, तो छोड़ना मत। तो साथियों क्लास को एक लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।